नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक सुबह हम उठे और पाएं कि हमारा लोकतंत्र जिसे हम जानते हैं वो रातों रात गायब हो गया है। 1975 में भारत के लिए ये एक हकीकत थी। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के उन 21 महीनों की, एक ऐसा दौर जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और कुछ ऐसे सबक सिखाए जो आज भी बहुत मायने रखते हैं। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन 1975 में भारत में ठीक यही हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऑलमोस्ट ओवरनाइट एक तरह से ठप पड़ गया था। तो ये समझने के लिए कि देश इस मोड़ पर आखिर पहुंचा कैसे, हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। देखिए, इमरजेंसी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये कई सालों से बन रहे दबावों का नतीजा था। 1970 के दशक की शुरुआत में देश एक नहीं बल्कि 4 बड़े संकटों से एक साथ जूझ रहा था और इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जो पूरी तरह से चरमरा रही थी। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो खोखला साबित हो रहा था। ऊपर से बांग्लादेश संकट का बोझ और अमेरिकी मदद का रोक जाना, इन सब का असर सीधा आम आदमी पर पड़ रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। और इसी आर्थिक हताशा के बीच एक चिंगारी भड़की। जनवरी 1974 में गुजरात के छात्र बढ़ती कीमतों और करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और ये आग सिर्फ गुजरात तक ही नहीं रुकी बल्कि जल्द ही बिहार तक फैल गई, जहां बेरोजगारी और जवाबदेही की मांग और भी ज्यादा बुलंद हो गई। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण की, यानी जेपी। उन्होंने इस छात्र आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इसे नाम दिया संपूर्ण क्रांति, जिसका मकसद था एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। ठीक उसी समय 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक जबरदस्त रेलवे हड़ताल हुई। जरा सोचिए, देश की लाइफलाइन रेलवे एक साथ थम गई। सरकार का रिएक्शन बहुत तेज और सख्त था। हड़ताल को असंवैधानिक बताकर सभी मांगों को खारिज कर दिया गया। इससे सरकार और मजदूरों के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। और चौथा संकट वो पनप रहा था अदालतों में। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी बढ़ रही थी। जब सरकार ने 3 सीनियर जजों को सुपरसीड करके एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया तो एक डर पैदा हुआ, कमिटेड जुडिशरी का। मतलब एक ऐसी न्यायपालिका जो संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के प्रति वफादार हो। तो माहौल एकदम गर्म था। आर्थिक संकट, छात्र आंदोलन, हड़तालें और अदालत से टकराव। और फिर सिर्फ 48 घंटों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने देश की किस्मत बदल दी और हमें सीधे इमरजेंसी की दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया। जरा इस घटनाक्रम की रफ्तार देखिए। 12 जून इलाहाबाद हाईकोर्ट इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर देता है। 24 जून सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन पूरी नहीं। वो प्रधानमंत्री तो रह सकती थीं, पर संसद में वोट नहीं कर सकती थीं। और अगले ही दिन 25 जून को जेपी दिल्ली में एक विशाल रैली से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। और उसी रात सरकार का वो जवाब आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 25 जून 1975 की रात सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और इसका आधिकारिक कारण क्या बताया गया? आंतरिक गड़बड़ी। ये एक ऐसा शब्द था जिसका इस्तेमाल लोकतांत्रिक आजादी को कुचलने के लिए किया जाना था। इस एक घोषणा के साथ ही भारत का लोकतंत्र एक ऐसे अंधेरे दौर में चला गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो बदलाव हुए वो बहुत गहरे और डरावने थे। तो हुआ क्या? सबसे पहले तो नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं को बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। और तो और संविधान में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी प्रेस, उस पर शायद सबसे बड़ा हमला हुआ। प्रेस की आज़ादी को खत्म कर दिया गया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। इसका मतलब यह था कि अब सरकार की इजाज़त के बिना कोई भी खबर नहीं छप सकती थी। लेकिन इस अंधेरे में भी विरोध की कुछ चिंगारियां जिंदा थीं। जब सेंसरशिप के कारण इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे बड़े अखबारों को सच छापने से रोका गया तो उन्होंने विरोध का एक नायाब तरीका निकाला। उन्होंने अपने एडिटोरियल कॉलम की जगह को बिल्कुल खाली छोड़ दिया। ये खामोशी किसी भी लिखे हुए शब्द से ज्यादा जोरदार थी।
फिर लगभग 21 महीने की तानाशाही के बाद जनवरी 1977 में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अचानक चुनावों की घोषणा कर दी और एक बार फिर देश का भविष्य भारत की जनता के हाथों में था। सभी बड़े विपक्षी दल एक साथ आए और उन्होंने जनता पार्टी नाम से एक नया गठबंधन बनाया। उन्होंने ये चुनाव सिर्फ एक नारे पर लड़ा, लोकतंत्र बचाओ। अब ये चुनाव किसी सरकार की नीतियों पर नहीं, बल्कि खुद लोकतंत्र के भविष्य पर एक रेफरेंडम बन गया था। और जनता का फैसला वो किसी भूचाल से कम नहीं था। लोगों ने इमरजेंसी की नीतियों को पूरी तरह से नकार दिया। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 330 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये एक सियासी भूकंप था। ये एक ऐतिहासिक पल था। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। भारत के वोटरों ने एक साफ संदेश दिया था, उनके वोट और उनके लोकतंत्र को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। इमरजेंसी खत्म हुई, लोकतंत्र वापस पटरी पर आया, लेकिन इस पूरे दौर ने देश को कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाए। इसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए कि ऐसा संकट दोबारा कभी ना आए। सबसे बड़ा बदलाव किया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इमरजेंसी लगाने के लिए आंतरिक गड़बड़ी जैसे गोलमोल शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया। इससे भविष्य में किसी भी सरकार के लिए सिर्फ राजनीतिक विरोध के आधार पर इमरजेंसी लगाना लगभग नामुमकिन हो गया। और भी कई सेफ्टी मेजर्स लिए गए, जैसे अब सिर्फ प्रधानमंत्री की मर्जी काफी नहीं, पूरे मंत्रिमंडल को लिखित में इमरजेंसी की सिफारिश करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, हमारा सबसे बुनियादी अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अब इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और हां, अदालतों ने भी नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए ज्यादा सक्रिय भूमिका अपनाई। इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र के सफर का सबसे अंधकारमय अध्याय था, लेकिन इसने हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत भी दिखाई, हमारे लोगों की ताकत। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान में लिखे कुछ शब्द नहीं है, और ये हमें आज एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक लोकतंत्र का असली सुरक्षा कवच क्या है? क्या ये सिर्फ कानून और अदालतें हैं, या फिर जागरूक नागरिक और आजाद संस्थाएं? शायद ये सवाल आज 1975 से भी ज्यादा जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक तारीख ऐसी है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। 25 जून 1975। यही वो दिन था जब देश पर इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाया गया था। चलिए आज इसी को समझते हैं कि भारत इस मोड़ तक आखिर पहुंचा कैसे और इसके क्या मायने थे। 25 जून 1975 की वो रात जब भारत के लोकतंत्र पर एक ऐसा ग्रहण लगा जिसकी परछाई आज तक महसूस की जाती है। उस रात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले संकट की पृष्ठभूमि देखेंगे, फिर जानेंगे कि आपातकाल की घोषणा कैसे हुई, इसके नतीजे क्या रहे, इससे क्या सबक सीखे गए और आखिर में इमरजेंसी के बाद की राजनीति पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संकट की पृष्ठभूमि। आखिर वो कौन से हालात थे जो देश को इस नाजुक मोड़ पर ले आए थे? देखिए, इमरजेंसी कोई एक दिन का नतीजा नहीं थी। इसके पीछे कई वजह थीं जो धीरे धीरे जमा हो रही थी। इनमें 4 सबसे बड़ी थीं: देश की खराब आर्थिक हालत, छात्रों का बढ़ता गुस्सा, एक बहुत बड़ी रेल हड़ताल और सरकार का न्यायपालिका से टकराव। उस वक्त देश आर्थिक मोर्चे पर सच में जूझ रहा था। गरीबी हटाओ का नारा तो दिया गया था, लेकिन जमीन पर हालात बहुत मुश्किल थे। ऊपर से बांग्लादेश संकट का बोझ और अमेरिका से मिलती मदद का बंद हो जाना आम लोगों में बेचैनी बढ़ा रहा था। और इसी बेचैनी ने आंदोलनों को जन्म दिया। पहले गुजरात में, फिर बिहार में छात्र महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर थे। बिहार में इस आंदोलन की कमान संभाली जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने, और उन्होंने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। अब एक और मोर्चा खुला हुआ था, सरकार और अदालत के बीच। सरकार संविधान में बदलाव करके मौलिक अधिकारों को सीमित करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार के इन कदमों पर रोक लगा रहा था। ये टकराव बढ़ता ही जा रहा था। तो ये थी पृष्ठभूमि। अब देखते हैं वो आखिरी कुछ दिन जिन्होंने देश को इमरजेंसी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।
जून 1975 में तो जैसे घटनाओं की बाढ़ सी आ गई। 12 जून इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन पूरी नहीं। और फिर 25 जून को दिल्ली में जेपी ने एक विशाल रैली से सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया। माहौल में तनाव एकदम चरम पर था और उसी रात, ठीक आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। सरकार ने इसके लिए संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया और वजह बताई आंतरिक अशांति। ये एक ऐसा शब्द था जिसका मतलब बहुत अस्पष्ट था और जिसके आधार पर सरकार को असीमित शक्तियां मिल गईं। तो आपातकाल लग गया, पर इसका मतलब क्या था? आम जिंदगी पर इसका असर क्या हुआ? पूरे 18 महीने, 1.5 साल तक देश इस दौर से गुजरा। लोकतंत्र की घड़ी जैसे थम सी गई थी। सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा लोगों की आज़ादी पर। जो मौलिक अधिकार संविधान हर नागरिक को देता है, वो सब निलंबित कर दिए गए। हालत ये थी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो तो वो इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकता था। इस दौरान सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या हड़ताल पर पूरी तरह पाबंदी थी। हजारों विपक्षी नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत जेल में डाल दिया गया। आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों को बैन कर दिया गया। और 42वें संशोधन के जरिए लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। प्रेस की हालत का अंदाजा इस एक मशहूर लाइन से लगाया जा सकता है, जब पत्रकारों से झुकने को कहा गया तो वो रेंगने लगे। ये दिखाता है कि डर का माहौल कितना ज्यादा था। जब ये दौर खत्म हुआ तो सवाल उठा कि इससे क्या सीखा गया, ताकि लोकतंत्र पर फिर कभी ऐसा ग्रहण न लगे। सबसे बड़ा सबक संविधान में ही दर्ज किया गया। 1978 में 44वें संशोधन के जरिए उस आंतरिक अशांति वाले शब्द को ही बदल दिया गया। उसकी जगह लाया गया सशस्त्र विद्रोह। मकसद साफ था, भविष्य में कोई सरकार सिर्फ राजनीतिक विरोध के आधार पर इमरजेंसी न लगा सके। इतना ही नहीं, 2 और बड़े बदलाव हुए। पहला, अब इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कैबिनेट को लिखित में देनी होगी। सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, सबसे जरूरी, कि जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। इमरजेंसी के बाद आई जनता पार्टी सरकार ने ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाली बातें सामने रखीं, जैसे इमरजेंसी लगाने का फैसला अकेले प्रधानमंत्री ने लिया था और कैबिनेट को तो घोषणा के बाद पता चला। अखबारों की बिजली काटना गैरकानूनी था और कई ऐसे लोग भी थे जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं था, लेकिन वो सरकार चला रहे थे। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। जब इमरजेंसी हटी और चुनाव हुए तो जनता ने क्या फैसला सुनाया। 1977 के लोकसभा चुनाव के नतीजे एक राजनीतिक भूकंप की तरह थे। जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। जैसा कि ये चार्ट साफ दिखा रहा है, विपक्षी पार्टियों के गठबंधन जनता पार्टी को 330 सीटों का जबरदस्त बहुमत मिला। वहीं कांग्रेस, जो आजादी के बाद से लगातार सत्ता में थी, सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई। ये भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर था। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये बदलाव लंबा नहीं चला। जनता पार्टी के भीतर की खींचतान की वजह से सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने 353 सीटों के साथ जोरदार वापसी की। तो ये थी इमरजेंसी की कहानी, एक ऐसा अध्याय जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि लोकतंत्र को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसकी संस्थाएं कितनी कीमती हैं और उनकी हिफाजत कितनी जरूरी है। और यही हमें उस आखिरी सवाल पर लाता है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है। किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सबक आखिर है क्या? भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ना एक ऐसा चैप्टर है जिसे अक्सर एक काले दौर की तरह याद किया जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 1975 की इमरजेंसी की। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर उस दौरान हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रात से, एक ऐसी रात जिसने सचमुच रातों रात भारत के लोकतंत्र की नींव हिला के रख दी थी। यह एक ऐसा वक्त था, कह सकते हैं, जब हमारा देश एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम क्या करेंगे?
हम देखेंगे कि इमरजेंसी की नौबत ही क्यों आई, इसकी घोषणा कैसे हुई, फिर देश पर इसका क्या असर पड़ा और सबसे जरूरी हमने इससे क्या सबक सीखे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि देश इस मोड़ तक पहुंचा कैसे। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में इसके पीछे 4 बड़े संकट थे और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो यहां आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, एक ऐसा तूफान जो धीरे धीरे बन रहा था। एक तरफ तो बांग्लादेश संकट की वजह से इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव था और दूसरी तरफ छात्र आंदोलन, फिर वो देश भर में हुई रेल हड़ताल और ऊपर से सरकार और जुडिशरी के बीच जो टकराव चल रहा था, इन सब ने मिलकर हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया था। इन सब संकटों में से छात्र आंदोलन बहुत अहम था, खासकर बिहार में जो हो रहा था। और जब जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने इसकी कमान संभाली ना, तो ये बस एक प्रोटेस्ट नहीं रह गया, ये एक नेशनल मूवमेंट बन गया। जेपी ने इसे नाम दिया संपूर्ण क्रांति। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये सिर्फ सरकार बदलने का नारा नहीं था, ये पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने का एक आह्वान था। और फिर आता है जून 1975 का महीना। माहौल में टेंशन एकदम पीक पर था। अब हम उन आखिरी क्रिटिकल 13 दिनों पर नजर डालेंगे जब चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 12 जून को कोर्ट का फैसला आता है, 25 जून को विपक्ष दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली करता है और पूरे देश में सत्याग्रह का ऐलान कर देता है। और उसी रात, ठीक आधी रात को, आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर इमरजेंसी लगा दी जाती है। मतलब सब कुछ बस कुछ ही दिनों के अंदर हो गया। सोचिए जरा। और बस उस एक घोषणा ने रातों रात पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर तुरंत और बहुत गहरा पड़ा। तो सवाल है, ये इमरजेंसी आखिर चली कितने दिन? जवाब है, पूरे 18 महीने। और इन 18 महीनों ने भारत की पॉलिटिक्स का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसका जो सबसे बड़ा और सीधा असर हुआ वो ये था कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, जो किसी भी डेमोक्रेसी की गारंटी होते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बस सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ गई। और ये वो कड़वी सच्चाई थी जिसका देश ने सामना किया। देखिए क्या क्या हुआ। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई, हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और तो और संविधान तक में बदलाव कर दिए गए ताकि सरकार की ताकत और भी बढ़ जाए। लेकिन ऐसे दमन के माहौल में भी हिम्मत की कुछ मिसालें देखने को मिली। विरोध के कुछ बड़े अनोखे तरीके सामने आए, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने क्या किया, वो सेंसर की हुई खबरों की जगह अपने पेपर में खाली छोड़ देते थे, और वो खाली जगह बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह जाती थी। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमले के खिलाफ एक बहुत पावरफुल सिंबल बन गया। अच्छा, जब इमरजेंसी खत्म हुई तो पूरे देश में एक तरह का मंथन शुरू हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने था, इससे क्या सबक सीखे जाएं ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। और जो सबसे बड़ी खामी नजर आई वो थी आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द में। ये शब्द इतना वेग था, इतना अस्पष्ट था कि कोई भी सरकार इसका अपने हिसाब से मतलब निकाल सकती थी और इसका गलत इस्तेमाल कर सकती थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1975 में हुआ। तो इसी सबक से सीखते हुए संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह लाया गया सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि अब किसी भी सरकार के लिए मनमाने ढंग से इमरजेंसी लगाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसके अलावा कुछ और भी बहुत जरूरी बदलाव हुए, जैसे अब इमरजेंसी लगाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं होगी, बल्कि पूरी कैबिनेट को लिखित में सलाह देनी होगी। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो अधिकार हैं, उन्हें इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये सब एक तरह से हमारे लोकतंत्र को बचाने वाले सेफ्टी वॉल्व्स थे। तो इमरजेंसी खत्म हुई और देश में हुए चुनाव, और ये कोई आम चुनाव नहीं थे, ये तो एक तरह का रेफरेंडम था। पिछले 18 महीनों के दमन पर जनता का फैसला था, और फैसला वाकई चौंकाने वाला था। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी सेंटर में चुनाव हार गई। लोकतंत्र बचाओ के नारे पर सारी विपक्षी पार्टियां एक हुई, जनता पार्टी बनी और उसने एक तरफा जीत हासिल की। तो फिर बनी जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन भी बनाया। लेकिन दिक्कत यह थी कि यह सरकार अलग अलग विचारधाराओं का एक गठबंधन थी।
तो अंदरूनी झगड़ों की वजह से ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और गिर गई। और हुआ ये कि 1980 के चुनाव में कांग्रेस वापस पावर में आ गई। तो इमरजेंसी का ये जो पूरा दौर है, संकट से लेकर उसके नतीजों तक, ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। सवाल ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए लोगों की आज़ादी और सरकार की ताकत के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए, और ये बैलेंस कितना नाजुक हो सकता है। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो 18 महीने जब लोकतंत्र पर एक ग्रहण सा लग गया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1975 में लगी इमरजेंसी की। एक ऐसा वक्त जब आम नागरिकों के मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए थे और देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि देश में हालात ऐसे बने ही क्यों। फिर देखेंगे कि जनता का गुस्सा कैसे एक आंदोलन में बदला। इसके बाद इमरजेंसी की घोषणा और उसके असर पर बात करेंगे। और फिर देखेंगे कि कैसे लोकतंत्र ने वापसी की। और आखिर में इस पूरे दौर ने हमें क्या सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोई एक रात में लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जमीन असल में कई सालों से तैयार हो रही थी। देश में एक तरह का तूफान बन रहा था, आर्थिक संकट का, सामाजिक अशांति का और राजनीतिक टकराव का। कहानी शुरू होती है 1971 से। गरीबी हटाओ का नारा हर तरफ गूंज रहा था और सरकार को भारी बहुमत भी मिला। लेकिन वादा और हकीकत में एक बहुत बड़ा फासला था। बांग्लादेश संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त बोझ पड़ा। ऊपर से अमेरिका ने मदद बंद कर दी और महंगाई तो आसमान छू रही थी। आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो रहा था। और ये आर्थिक तंगी का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा था। गुजरात से लेकर बिहार तक छात्र भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ उतर आए थे। फिर साल आया 1974 का और हुई देश की सबसे बड़ी रेल हड़ताल, जिसने मानो पूरे देश की रफ्तार ही रोक दी। और इन सब के बीच सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा था। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिन्होंने इस पूरे बिखरे हुए गुस्से और विरोध को एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शक्ल दे दी। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे, उन्होंने बिहार में चल रहे छात्र आंदोलन को अपना नेतृत्व दिया और एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। मतलब उनका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम, पूरे समाज में बदलाव लाना था। उनकी एक आवाज पर देखते ही देखते सारा विपक्ष एकजुट होने लगा। अब आते हैं जून 1975 पर। इस महीने में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने सरकार को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। सोचिए, 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को ही रद्द कर दिया। फिर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई पूरी राहत नहीं मिली। और फिर ठीक अगले दिन 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। अब सरकार एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। तो इस पूरे राजनीतिक भूचाल के बीच सरकार ने संविधान के एक प्रावधान का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 352। उस समय के कानून के मुताबिक आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। और फिर 25 जून 1975 की वो रात आई जब पूरा देश सो रहा था। तब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर दस्तखत कर दिए। तो घोषणा तो हो गई, लेकिन इसका असल में मतलब क्या था? एक आम नागरिक की जिंदगी पर, प्रेस पर और राजनीतिक विरोधियों पर इसका क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। समझिए कि एक ही रात में जैसे सब कुछ बदल गया। जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए थे वो निलंबित कर दिए गए। अखबारों की आज़ादी पर ताला लग गया, इसे कहते हैं प्रेस सेंसरशिप। और किसी भी तरह की हड़ताल या विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। सरकार का एक्शन बहुत तेज और सख्त था। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों का इस्तेमाल करके हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी जैसे कई संगठनों को बैन कर दिया गया। दिल्ली में तो अखबारों के दफ्तरों की बिजली तक काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई खबर छप ही ना सके। इसी दौरान जबरन नसबंदी और झुग्गी झोपड़ियों को हटाने जैसी बहुत विवादास्पद कार्यवाहियां भी हुई, जिन्होंने आम लोगों की जिंदगी में तबाही मचा दी। लेकिन इस दमन और अंधेरे के बीच भी विरोध के कुछ अनोखे तरीके सामने आए।
द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे बड़े अखबारों ने सेंसरशिप के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली और खामोश विरोध किया। वे अपने संपादकीय पेज को, जिसे एडिटोरियल कॉलम कहते हैं, उसे बिल्कुल खाली छापने लगे। और ये सब कुछ दिनों या हफ्तों तक नहीं चला। देश पूरे 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक इमरजेंसी के साए में रहा। फिर 18 महीनों के बाद अचानक सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ा दांव था। विपक्ष के नेता जो हाल ही में जेल से बाहर आए थे, वो एक नारे के तहत एकजुट हुए, लोकतंत्र बचाओ। और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 330 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये आपातकाल के खिलाफ एक सीधा और साफ जनादेश था। ये भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक पल था। आजादी के बाद देश में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चुनाव हो गए, नई सरकार बन गई, पर असली सवाल ये था कि इस पूरे दौर से क्या सबक सीखा गया और ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए कि ऐसा फिर कभी न हो। इसी सबक का नतीजा था 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसने हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ बहुत जरूरी कवच तैयार किए। पहला, अब आंतरिक गड़बड़ी जैसे अस्पष्ट शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही इमरजेंसी लग सकती है। दूसरा, सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि पूरे कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं। और सबसे जरूरी, आर्टिकल 20 और 21 यानी जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इमरजेंसी में भी कभी छीना नहीं जा सकता। तो इमरजेंसी की ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र कितना कीमती और साथ ही कितना नाजुक भी हो सकता है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही अहम है। एक लोकतंत्र अपनी ही ताकतों के गलत इस्तेमाल से खुद को कैसे बचाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आज बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1975 की इमरजेंसी की। चलिए समझते हैं कि आखिर उस दौर में हुआ क्या था और उसका हमारे लोकतंत्र पर आज तक क्या असर है। जरा सोचिए, 25 जून 1975 की आधी रात, जब पूरा देश सो रहा था, तब लोकतंत्र पर एक गहरा ग्रहण लग रहा था। उसी रात भारत में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान हुआ और देश एक ऐसे अंधेरे दौर में चला गया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। फिर देखेंगे कि इमरजेंसी का ऐलान कैसे हुआ, इसके नतीजे क्या निकले, हमने इससे क्या सबक सीखा और आखिर में इस दौर ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस समय में जब इमरजेंसी की जमीन तैयार हो रही थी, वो कौन सी चिंगारियां थीं जो एक बड़ी आग बनने वाली थीं। समझिए 1970 के दशक की शुरुआत में भारत जैसे एक ज्वालामुखी पर बैठा था। एक तरफ देश की इकोनॉमी डावाडोल थी तो दूसरी तरफ छात्र सड़कों पर उतर आए थे। देश की लाइफलाइन यानी रेल का चक्का जाम हो गया था और सरकार और अदालतों के बीच भी ठनी हुई थी। ये 4 बड़ी वजहें थीं जिन्होंने देश को इमरजेंसी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। नारा तो बहुत बड़ा था, गरीबी हटाओ, लेकिन असलियत ये थी कि महंगाई आसमान छू रही थी। बांग्लादेश संकट ने हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था और ऊपर से अमेरिका ने भी मदद देना बंद कर दिया था। ऐसे में आम जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और इसी गुस्से को एक आवाज मिली, छात्रों के आंदोलन से। जो आग गुजरात में लगी वो बिहार तक पहुंच गई और फिर इस आंदोलन को एक ऐसा चेहरा मिला जिसने इसे एक राष्ट्रव्यापी क्रांति बना दिया। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब जेपी कहते थे, उनका संपूर्ण क्रांति का नारा दिल्ली की सत्ता के लिए एक खुली चुनौती बन गया। अब एक और लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि अदालत के कमरों में थी। सरकार चाहती थी कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स को कम कर सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान की ढाल बनकर बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। ये टकराव भी इमरजेंसी की एक बड़ी वजह बना।
और अब आते हैं उन आखिरी कुछ दिनों पर जब हालात इतनी तेजी से बदले कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और देश सीधे इमरजेंसी के अंधेरे में जा गया। जून 1975 का महीना। हर दिन के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनावी रद्द कर दिया। फिर 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया और बस उसी रात जब दिल्ली सो रही थी, लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ लिया गया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब कानूनी तौर पर कैसे किया गया? इसके लिए इस्तेमाल हुआ संविधान का आर्टिकल 352। सरकार ने वजह बताई आंतरिक अशांति। अब ये एक ऐसा शब्द था जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था और इसी की आड़ में हर तरह के विरोध को कुचलने का रास्ता बना लिया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि जब इमरजेंसी लगी तो उन 18 महीनों में एक आम भारतीय की जिंदगी कैसी थी। इस काले दौर ने हमारे देश पर कितने गहरे जख्म छोड़े। पूरे 18 महीने सोचकर देखिए, लगभग 545 दिन। इतने लंबे समय तक भारत का लोकतंत्र एक तरह से कैद में था। ये वो दौर था जब हर सुबह एक नया डर लेकर आती थी। ये जो स्लाइड है ना, ये इमरजेंसी की सबसे डरावनी सच्चाई बताती है। लोगों से उनके वो सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए जो संविधान उन्हें देता है। हालत ये थी कि लोग अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा तक नहीं खटखटा सकते थे। मतलब पूरा देश एक खुली जेल जैसा बन गया था। इस दौरान हुआ क्या क्या? प्रेस पर ताला लगा दिया गया। मतलब सरकार की मर्जी के बिना एक शब्द नहीं छप सकता था। किसी भी तरह के विरोध या हड़ताल पर पाबंदी थी। हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और तो और संविधान में बदलाव करके लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। यह लोकतंत्र का खुला मजाक था। प्रेस की हालत पर एक बहुत मशहूर कहावत है जो उस दौर की हकीकत को बयां करती है। कहा गया कि जब पत्रकारों से सिर्फ झुकने के लिए कहा गया तो वे रेंगने लगे। मतलब सेंसरशिप और सरकार के खौफ ने आजाद पत्रकारिता की रीढ़ ही तोड़ दी थी। तो इस पूरे काले दौर से देश ने सीखा क्या? क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए ताकि भविष्य में कोई भी सरकार लोकतंत्र का इस तरह गला न घोंट सके? सबसे बड़ा सबक और सबसे जरूरी बदलाव संविधान में ही किया गया। 1978 में 44वें संशोधन के जरिए आंतरिक अशांति जैसे शब्द को, जिसका गलत इस्तेमाल हुआ था, हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि अब कोई भी सरकार सिर्फ विरोध प्रदर्शनों को वजह बताकर इमरजेंसी नहीं लगा सकती। बस इतना ही नहीं, कुछ और भी जरूरी बातें जोड़ी गईं। जैसे अब इमरजेंसी लगाने की सलाह सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को लिखित में देनी होगी। और सबसे जरूरी बात, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार, इन 2 अधिकारों को इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने जांच के लिए शाह कमीशन बनाया और इस कमीशन की रिपोर्ट ने, कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि इमरजेंसी लगाने का फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री का था, कैबिनेट से पूछा तक नहीं गया था। अखबारों की बिजली काटना गैरकानूनी था और सत्ता का भयानक दुरुपयोग हुआ था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जब इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए और जनता को अपना फैसला सुनाने का मौका मिला। देखते हैं राजनीति ने क्या मोड़ लिया। 1977 के चुनाव के नतीजे, ये कोई आम नतीजे नहीं थे, ये एक तरह का सियासी भूचाल था। जनता ने तानाशाही को पूरी तरह से नकार दिया। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, विपक्ष के गठबंधन को 330 सीटों का जबरदस्त बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई। ये भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा दिन था। सोचिए, आजादी के बाद पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। ये सचमुच में जनता की जीत थी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। ये जो जीत थी ना, ये ज्यादा टिक नहीं पाई। जनता पार्टी की सरकार अपनी अंदरूनी लड़ाई की वजह से सिर्फ 2.5 साल में ही गिर गई। और 1980 में जब फिर से चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने जबरदस्त वापसी की और कांग्रेस 353 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आ गई। इमरजेंसी का ये दौर भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था।
ये हमें हर पल याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ये एक बहुत नाजुक पौधा है जिसे हर दिन सींचना पड़ता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद यही कि इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों या अदालतों की नहीं, बल्कि हम सब की है, हर एक नागरिक की। इस पर सोचिएगा जरूर। जरा सोचिए, एक सुबह नींद से जागने पर पता चले कि सारे मौलिक अधिकार जो हमें संविधान देता है वो छीन लिए गए। अखबारों में कोई खबर नहीं, सिर्फ खामोशी है। और जिन नेताओं को चुना था वो सब जेल में हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि 1975 में भारत की एक हकीकत थी। आज हम उसी दौर की पड़ताल करेंगे जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच है? क्या वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक दिन के लिए थमसा गया था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल 6 हिस्सों में सामने आएगी। पहले हम देखेंगे कि वो संकट का तूफान आखिर बना कैसे, फिर समझेंगे उस आधी रात की घोषणा को जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम लोकतंत्र पर लगे उस विराम, जनता के शक्तिशाली चुनावी फैसले, सच्चाई को सामने लाने वाली जांच और आखिर में उन सबको पर गौर करेंगे जो आज भी हमारे लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोई एक दिन में नहीं लगी थी। ये एक ऐसे तूफान की तरह था जो धीरे धीरे सालों से बन रहा था और देश को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर धकेल रहा था। इसे ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए जो बिल्कुल फटने की कगार पर था और इसके अंदर 4 बहुत बड़ी ताकतें उबल रही थीं। एक चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, सड़कों पर छात्रों का गुस्सा, एक ऐसी हड़ताल जो पूरे देश को रोक सकती थी, और देश की 2 सबसे बड़ी संस्थाओं सरकार और न्यायपालिका के बीच एक खतरनाक टकराव। मतलब हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। बांग्लादेश युद्ध ने अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। गुजरात और बिहार की सड़कों पर छात्र एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की पटरियां खामोश हो गईं, जिससे मानो पूरा देश थम सा गया। और अदालतों में सरकार और जजों के बीच एक खामोश जंग छिड़ी हुई थी इस बात पर कि आखिर देश को चलाएगा कौन। और इस उबलते हुए माहौल के बीच एक आवाज थी जो बाकी सबसे ऊपर उठ रही थी। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। उनका संपूर्ण क्रांति का नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने एक बिखरे हुए विपक्ष को एक बहुत बड़ी ताकत में बदल दिया। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां ये उबलता हुआ संकट आखिरकार फट गया। 2 बड़ी घटनाओं ने इमरजेंसी की घोषणा के लिए मंच तैयार कर दिया था और फिर सब कुछ बहुत बहुत तेजी से हुआ। 12 जून, एक अदालती फैसला जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला दी। 25 जून, दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी का देशव्यापी आंदोलन का आह्वान। और फिर उसी रात सरकार ने अपना आखिरी दांव चल दिया। सरकार ने संविधान का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, आर्टिकल 352, और वजह सिर्फ 2 शब्द, आंतरिक गड़बड़ी। ये 2 शब्द जितने अस्पष्ट थे उतने ही खतरनाक साबित हुए। तो जब आधी रात को लोकतंत्र पर ताला लगा तो इसका एक आम भारतीय के लिए मतलब क्या था? अगले 18 महीनों के लिए भारत वैसा नहीं रहा जैसा लोग उसे जानते थे। सबसे पहली चीज, खामोशी, पूरी तरह से खामोशी। प्रेस सेंसरशिप के तहत अखबारों के दफ्तरों में सरकारी अधिकारी बैठ गए। अब हर शब्द, हर तस्वीर को छापने से पहले उनकी मंजूरी की जरूरत थी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ढह गया और सच्चाई पर ताला लग गया। और ये सिर्फ अखबारों तक ही नहीं रुका था। बोलने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार, सब कुछ छीन लिया गया। विपक्षी नेता रातों रात गायब हो गए, जेलों में बंद कर दिए गए। विरोध की हर आवाज को खामोश कर दिया गया। और फिर इमरजेंसी के इसी अंधेरे में सरकार ने संविधान की, कह सकते हैं, आत्मा को ही बदलने की कोशिश की। 42वां संशोधन इतना बड़ा और इतना व्यापक था कि आलोचकों ने इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान का नाम दिया। एक ऐसा दस्तावेज जो शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे पावर को सिस्टमैटिक तरीके से एक जगह पर लाया जा रहा था। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया ताकि चुनाव टाले जा सके, और सबसे अहम बात, देश के सर्वोच्च नेताओं को कानून से ऊपर कर दिया गया। उनके चुनावों को किसी भी अदालती जांच से बचा लिया गया।
18 लंबे महीनों की खामोशी के बाद जनवरी 1977 में एक ऐसी घोषणा हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चुनाव होंगे। ये किसी अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी की पहली किरण जैसा था। और इस एक मौके ने वो कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। दशकों के राजनीतिक दुश्मन एक साथ आ गए। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी, और उनका संदेश बहुत ही सरल, सीधा और शक्तिशाली था, लोकतंत्र बचाओ। और जब नतीजे आए तो वो किसी सियासी भूचाल से कम नहीं थे। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये एक लहर थी। जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। दशकों में पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। और इसी के साथ भारत की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मोरारजी देसाई ने भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, ये भारतीय राजनीति में एक पूरे युग का अंत था। अब नई सरकार आई तो उसका एक सबसे पहला काम था जवाबदेही तय करना। उन्होंने शाह आयोग का गठन किया, जिसका सिर्फ एक काम था, ये पता लगाना कि इमरजेंसी के दौरान आखिर हुआ क्या था और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। आयोग ने जो कुछ सामने रखा वो वाकई में चौंकाने वाला था। उन्होंने पुष्टि की कि इमरजेंसी लगाने का फैसला कैबिनेट की सलाह के बिना अकेले प्रधानमंत्री ने लिया था। रिपोर्ट ने सत्ता के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और हजारों लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी का पर्दाफाश किया। तो इस पूरे दर्दनाक तजुर्बे से भारत ने क्या सीखा? सबसे बड़ा सबक ये था कि लोकतंत्र को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इतिहास फिर से न दोहराया जाए, संविधान में कुछ स्थायी बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव 44वें संशोधन के जरिए आंतरिक गड़बड़ी जैसा खतरनाक और कह सकते हैं अस्पष्ट वाक्यांश उसे संविधान से हटा ही दिया गया। अब इमरजेंसी केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाई जा सकती है, एक बहुत ही ऊंचा और स्पष्ट मायार। और इसके साथ ही 2 और सुरक्षा कवच बनाए गए। अब कोई भी प्रधानमंत्री अकेले इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकता। उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट से लिखित में सिफारिश लेनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 अब अलंघनीय है, जिसे इमरजेंसी के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। तो हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये सारे सुरक्षा उपाय हमारे लोकतंत्र को अभेद्य बनाते हैं? कानून बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक ये है कि लोकतंत्र की असली रक्षा संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों में होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1977 में था। विचार करने के लिए धन्यवाद। चलिए आज समझते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल 1975 में लगी राष्ट्रीय इमरजेंसी। हाँ, 25 जून 1975। यही वो तारीख है जब एक फैसले ने देश के लोकतंत्र को निलंबित कर दिया और भारतीय संविधान की बुनियाद को ही एक बड़ी चुनौती दे डाली। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये संकट आया क्यों, फिर देखेंगे कि इमरजेंसी की घोषणा कैसे हुई, उसके परिणाम क्या निकले, हमने उससे क्या सबक सीखे, और आखिर में इमरजेंसी के बाद की राजनीति कैसी रही। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों। मतलब वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से इतना बड़ा, इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा। देखिए, ऐसा नहीं था कि कोई एक वजह थी। असल में उस वक्त देश में एक साथ कई मोर्चों पर संकट गहरा रहा था और इन सब ने मिलकर आप कह सकते हैं एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया था। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत जोर शोर से दिया गया था, पर जमीन पर उसका असर उतना दिख नहीं रहा था। ऊपर से बांग्लादेश संकट का बोझ हमारे इकोनॉमी पर आ पड़ा था, और तो और अमेरिका ने भी भारत को मिलने वाली सारी मदद रोक दी थी। अब इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर है, महंगाई आसमान छू रही थी, खाने की कमी थी और बेरोजगारी वो तो बहुत ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और ये जो गुस्सा था ना, ये अब सड़कों पर उतरने लगा था। और इसकी शुरुआत की छात्रों ने। पहले जनवरी 1974 में गुजरात में, फिर मार्च में बिहार में भी ऐसा ही आंदोलन शुरू हो गया। और बिहार के इस आंदोलन को एक ऐसा चेहरा मिला जिसने इसे पूरे देश का आंदोलन बना दिया, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब जेपी कहते थे। उन्होंने नेतृत्व संभालने के लिए 2 शर्तें रखीं। पहली, ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा, और दूसरी, ये सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, इसे पूरे देश में फैलाना होगा।
और उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। और जेपी के ये शब्द बहुत मायने रखते थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि ये लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं है। उनके आते ही जो आंदोलन सिर्फ एक राज्य का लग रहा था, वो देखते ही देखते एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने की तरफ बढ़ चला। तो एक तरफ तो सड़कों पर ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ अदालतों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। ये जंग थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर। सरकार कुछ मौलिक अधिकारों पर सीमाएं लगाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट का कहना था कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसी खींचतान के बीच एक और चीज हुई। सरकार ने 3 सीनियर जजों को साइडलाइन करके एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। इससे ना एक डर पैदा हो गया कि क्या अब न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी? क्या वो एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका बन जाएगी? तो अब आते हैं उस सबसे अहम मोड़ पर, उन कुछ हफ्तों पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कौन सी घटनाएं थी जो इमरजेंसी लगने का आखिरी ट्रिगर साबित हुई? अब जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आता है जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया जाता है। फिर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन पूरी नहीं। वो सांसद तो रह सकती हैं, पर संसद में वोट नहीं कर सकती। और फिर आता है वो दिन 25 जून। दिल्ली में जेपी एक बहुत बड़ी रैली करते हैं और उसी रात, आधी रात को प्रधानमंत्री आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका कानूनी आधार क्या था? सरकार ने संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया। ये आर्टिकल कहता है कि अगर युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी से देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और इसी आंतरिक गड़बड़ी वाले क्लॉज का इस्तेमाल किया गया। तो इमरजेंसी लग तो गई, पर इसका असर क्या हुआ? देश और आम लोगों के लिए रातों रात क्या कुछ बदल गया? चलिए देखते हैं। इसका असर बहुत तुरंत और बहुत गहरा था। रातों रात प्रेस की आज़ादी पर ताला लग गया, सेंसरशिप लागू हो गई, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि अब आप कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई हड़ताल नहीं कर सकते, कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं। इतना ही नहीं, आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये स्लाइड आप देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के दौरान जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ गया था। प्रेस की आज़ादी सेंसरशिप में बदल गई, मौलिक अधिकार निलंबित हो गए और विरोध का अधिकार, उस पर तो पाबंदी ही लग गई। और ये जो दौर था लोकतंत्र के निलंबन का, ये 1-2 दिन या महीने नहीं बल्कि पूरे 18 महीने तक चला। और इसी इमरजेंसी के दौरान संविधान में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद बदलाव किया गया, 42वां संशोधन। इसके तहत ऐसे कई बदलाव हुए जिनका असर आज भी महसूस होता है। जैसे कि ये तय कर दिया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और तो और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अच्छा, जब इमरजेंसी हटी तो एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने था, जो हुआ सो हुआ, पर इससे हमने सीखा क्या? दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा सबक तो उस एक शब्द से जुड़ा था जिसके आधार पर पूरी इमरजेंसी लगाई गई थी, आंतरिक गड़बड़ी। सबने ये महसूस किया कि ये शब्द बहुत ही अस्पष्ट है, इसकी कोई साफ परिभाषा नहीं है और इसका कोई भी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहुत आसानी से गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक बहुत अहम कदम उठाया गया। संविधान में 44वां संशोधन किया गया और आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन शब्द डाल दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब इमरजेंसी लगाना उतना आसान नहीं रह गया था। उसके लिए एक बहुत ठोस और गंभीर वजह चाहिए थी। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी जांच के लिए शाह कमीशन बनाया गया और कमीशन की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि उस दौरान सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ था। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इमरजेंसी लगाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का था और अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी ताकि वो खबर ना छाप सकें, और ज्यादातर गिरफ्तारियां राजनीतिक कारणों से की गई थीं। और आखिर में चलिए ये देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की राजनीति की शक्ल को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। जब 18 महीने की इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव हुए तो वो सिर्फ एक आम चुनाव नहीं थे,
वो एक तरह से इमरजेंसी पर जनमत संग्रह बन गए। पूरा विपक्ष एक ही नारे के साथ एकजुट था, लोकतंत्र बचाओ। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। आजादी के बाद ये पहली बार था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हार गई थी। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने मिलकर जबरदस्त जीत हासिल की। ये भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत थी, एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये पूरा का पूरा जो दौर था, ये हमारे लिए एक शक्तिशाली सबक है, एक रिमाइंडर है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है। सरकार की ताकत और एक नागरिक की आज़ादी के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बनाया जाए। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की, एक ऐसा मोड़ जिसने देश की नींव तक हिला दी थी। ये कहानी है साल 1975 में लगी राष्ट्रीय आपातकाल की। एक ऐसी घोषणा जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। 25 जून 1975, ये वो तारीख थी जब एक फैसले ने हमारे लोकतंत्र को, हमारी आज़ादी को कुछ वक्त के लिए निलंबित कर दिया था, और इसने हमारे संविधान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि संकट की पृष्ठभूमि क्या थी, फिर बात करेंगे आपातकाल की घोषणा और उसके नतीजों की, और फिर देखेंगे कि हमने इससे क्या सबक सीखा और इसके बाद देश की राजनीति ने क्या मोड़ लिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा था कि इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। आइए उस समय के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ऐसा नहीं था कि कोई एक वजह थी। उस समय देश में एक साथ कई संकट मुंह बाए खड़े थे। मतलब एक तरफ आर्थिक परेशानियां, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे छात्र, और ऊपर से सरकार और न्यायपालिका के बीच भी ठनी हुई थी। समझिए कि एक बड़े तूफान के लिए एकदम परफेक्ट माहौल तैयार हो रहा था। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत जोर शोर से दिया गया था, लेकिन जमीन पर उसका असर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा था। ऊपर से बांग्लादेश संकट के वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी बोझ आ पड़ा था। अमेरिका ने भी मदद देना बंद कर दिया था। नतीजा, महंगाई आसमान छू रही थी, अनाज की कमी थी और बेरोजगारी से आम लोग बुरी तरह परेशान थे। और जब आर्थिक संकट गहराता है तो गुस्सा सड़कों पर दिखता है। ऐसा ही हुआ खासकर गुजरात और बिहार में। जनवरी 1974 में गुजरात में छात्र महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और हालात इतने बिगड़े कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। फिर ठीक 2 महीने बाद मार्च में बिहार में भी ऐसा ही छात्र आंदोलन शुरू हो गया, और इस आंदोलन को एक चेहरा मिला, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का। जेपी ने नेतृत्व संभाला, पर 2 शर्तों पर। 1, आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होगा, और 2, यह सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा बल्कि पूरे देश में फैलेगा। यहीं से नारा आया संपूर्ण क्रांति का। और जेपी का करिश्मा ही था कि जो आंदोलन बिहार की गलियों से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते पूरे देश की आवाज बन गया। अब इस कहानी में एक और एंगल था, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच का टकराव। सरकार चाहती थी कि मौलिक अधिकारों में कुछ कटौती की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे संशोधनों को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताकर रद्द कर रहा था। तो सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। 3 सीनियर जजों को दरकिनार करके एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। इससे एक डर का माहौल बना कि क्या सरकार एक ऐसी न्यायपालिका चाहती है जो स्वतंत्र होकर नहीं बल्कि सरकार की मर्जी से काम करे, जिसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका का नाम दिया गया। तो आप देख रहे हैं, माहौल पूरी तरह से गर्म था। आर्थिक संकट, छात्र आंदोलन, न्यायपालिका से टकराव। अब देखते हैं वो आखिरी कुछ घटनाएं जो इस आपातकाल का ट्रिगर बनी। जून 1975 में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही अवैध है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से एक आधा अधूरा स्टे मिला कि ठीक है, आप सांसद रह सकती हैं पर संसद में वोट नहीं कर सकती। और अगले ही दिन 25 जून को जेपी ने दिल्ली में एक जबरदस्त रैली की और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी। और बस उसी रात आधी रात को आंतरिक गड़बड़ी को वजह बताकर राष्ट्रपति से इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर दी जाती है। कुछ ही दिनों में पूरा खेल पलट गया था। इस सिफारिश का जो कानूनी आधार था वो था संविधान का अनुच्छेद 352, और इसमें एक शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, जिसके आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता था। ये एक ऐसा शब्द था जिसकी कोई साफ परिभाषा नहीं थी और इसका दायरा बहुत बड़ा था। जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, देश और देश के नागरिकों के लिए मानो सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या नतीजे हुए। रातों रात
प्रेस की आज़ादी पर सेंसरशिप लग गई। मतलब अब अखबार वही छाप सकते थे जो सरकार चाहती थी। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन, हड़ताल या भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी गई। विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निवारक नज़रबंदी कानून के तहत धड़ाधड़ गिरफ्तार किया जाने लगा। और तो और आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों को भी बैन कर दिया गया। ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक झटके में प्रेस की आज़ादी, मौलिक अधिकार और विरोध करने का हक सब कुछ निलंबित हो गया। देश सचमुच एक नए और कह सकते हैं कि एक अंधेरे दौर में दाखिल हो चुका था। और लोकतंत्र के निलंबन का ये दौर 1-2 दिन या महीने नहीं बल्कि पूरे 18 महीने तक चला। इसी आपातकाल के दौरान सरकार ने संविधान में एक बहुत ही विवादास्पद संशोधन किया, 42वां संशोधन। इसके तहत कई बड़े बदलाव किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और तो और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अच्छा, जब आपातकाल आखिरकार खत्म हुआ तो पूरे देश ने एक गहरी सांस ली और सोचा, आखिर हमने इस पूरे दौर से क्या सीखा और ऐसा दोबारा कभी ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सबक ये था कि अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था वो बहुत ही अस्पष्ट था। मतलब इसका दायरा इतना बड़ा था कि कोई भी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर सकती थी, जैसा कि आरोप लगा। तो भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव किया गया। 44वें संशोधन के जरिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को ही हटा दिया गया और उसकी जगह लाया गया सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब साफ था, अब से आपातकाल सिर्फ तभी लग सकता है जब देश के अंदर हथियारों के साथ कोई विद्रोह हो, ना कि सिर्फ राजनीतिक विरोध प्रदर्शन पर। बाद में एक आधिकारिक जांच आयोग भी बना, जिसे शाह आयोग कहते हैं। इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि आपातकाल लगाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का था। आयोग ने यह भी पाया कि अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी और ज्यादातर गिरफ्तारियां राजनीति से प्रेरित थी। आपातकाल ने सिर्फ संविधान नहीं बदला, इसने भारत की राजनीति की दिशा और दशा भी हमेशा के लिए बदल दी। देखते हैं कैसे। जब 1977 में चुनाव हुए तो वो कोई आम चुनाव नहीं थे, वो आपातकाल पर एक जनमत संग्रह बन गए थे। सारा विपक्ष एक ही नारे के नीचे एकजुट हो गया, लोकतंत्र बचाओ। और जो नतीजे आए वो किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं थे। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिली 330 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई। आज़ादी के बाद ये पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता से बाहर हुई थी। तो ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, लोकतंत्र कितना मजबूत है और कितना नाजुक, और एक नागरिक होने के नाते इसकी रक्षा के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करते हैं जिसने हमारे लोकतंत्र की नींव तक हिला दी थी। ये कहानी है 1975 के आपातकाल की। कहानी है कि कैसे एक देश संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ था और फिर कैसे उसने वापसी की। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि यह संकट शुरू कैसे हुआ, फिर जानेंगे कि जनता का विरोध किस हद तक बढ़ा, आपातकाल की घोषणा कैसे हुई, उसके बाद देश का क्या हाल हुआ, और फिर लोकतंत्र ने कैसे वापसी की, और आखिर में हमने इससे क्या सबक सीखा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। देखिए, आपातकाल कोई एक रात में लिया गया फैसला नहीं था। ये असल में कई सालों से पनप रहे अलग अलग संकटों का नतीजा था। कहानी शुरू होती है 1971 से। इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी हटाओ के एक बहुत ही शक्तिशाली नारे के साथ सत्ता में आई थी। इस एक नारे ने करोड़ों लोगों में उम्मीद जगा दी थी, लेकिन जमीन पर जो हकीकत थी वो इन उम्मीदों से बहुत अलग थी। असलियत ये थी कि बांग्लादेश संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आ पड़ा था। ऊपर से अमेरिका ने मदद बंद कर दी और महंगाई तो आसमान छू रही थी। गरीबी हटाओ का वादा बस एक वादा ही बनकर रह गया था और जनता का सब्र अब जवाब दे रहा था। और ये गुस्सा सिर्फ आर्थिक नहीं था। आप देखिए, गुजरात और बिहार में छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक जबरदस्त रेलवे हड़ताल हुई जिसने पूरे देश को लगभग ठप कर दिया। और दूसरी तरफ नक्सलबाड़ी आंदोलन की आग भी फैल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा देश उबल रहा है। इसी बीच एक और मोर्चा खुल गया था, सरकार और न्यायपालिका के बीच।
सरकार ने कई जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इससे ये डर पैदा हो गया कि सरकार एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहती है, यानी ऐसे जज जो सरकार के हर फैसले पर हाँ में हाँ मिलाएं। तो इस उबलते हुए असंतोष को, इस गुस्से को एक दिशा कौन देगा? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक पुराने गांधीवादी नेता की, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को एक नया चेहरा दिया। साल 1974 तो जैसे विरोध का साल ही बन गया था। जनवरी में गुजरात में छात्रों ने जो चिंगारी लगाई, वो मार्च तक बिहार में एक बड़ी आग बन गई। और फिर मई में हुई देशव्यापी रेलवे हड़ताल ने तो सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। मतलब विरोध की लहर बढ़ती ही जा रही थी। इस आंदोलन को एक नैतिक बल मिला जयप्रकाश नारायण से, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। उनका मकसद सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव लाना था, ताकि सत्ता असल में जनता के हाथ में आए। और फिर एक अदालती फैसले ने पूरे राजनीतिक खेल को ही पलटकर रख दिया। ये वो पल था जब सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच गया। 12 जून 1975। ये तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में एक भूकंप की तरह आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया, रद्द कर दिया। सोचिए, ये एक ऐसा फैसला था जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। अब इसके जवाब में विपक्ष ने 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली की। वहां जेपी ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की और सेना पुलिस से भी अपील की कि वो सरकार के अनैतिक आदेशों को ना माने। सरकार ने इसे बगावत के लिए उकसाने के तौर पर देखा। तो यहीं पर सरकार ने संविधान के एक बहुत ही शक्तिशाली और विवादास्पद हथियार का इस्तेमाल किया। ये था अनुच्छेद 352। ये अनुच्छेद सरकार को आंतरिक गड़बड़ी जैसे एक अस्पष्ट से कारण के आधार पर आपातकाल लगाने की शक्ति देता था, जिससे सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती थी। और फिर वो रात आई, 25 जून 1975 की आधी रात, जब पूरा देश सो रहा था। तब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और बस एक झटके में भारत का लोकतंत्र निलंबित हो गया। तो आपातकाल लगने का मतलब क्या था? आम भारतीय की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ा? वो कितना गहरा और दूर तक जाने वाला था? चलिए इसे समझते हैं। अगले 18 महीनों के लिए, यानी पूरे 1.5 साल तक, भारत एक बिल्कुल ही अलग देश बन गया। ये एक ऐसा दौर था जिसकी छाप आज भी महसूस की जा सकती है। लोकतंत्र के जितने भी नियम कायदे थे, उन्हें जैसे ताक पर रख दिया गया। आम नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, यानी कुछ भी छापने से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। किसी भी तरह के विरोध या हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई और हजारों विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया गया। सरकार ने अपना शिकंजा और कस दिया। विपक्षी नेता तो जेल में थे ही, आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे संगठनों पर बैन लगा दिया गया। और तो और 42वें संशोधन के जरिए संविधान में बड़े बदलाव किए गए। लेकिन इस अंधेरे दौर में भी इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने अपने एडिटोरियल कॉलम को खाली छोड़कर विरोध का एक साहसी तरीका अपनाया। 18 महीने की इस लंबी रात के बाद सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया और देश को एक बहुत ही अहम मोड़ पर ला खड़ा किया। सरकार ने अचानक 1977 में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इस बार सारे विपक्षी दल जनता पार्टी के झंडे तले एक हो गए और उनका नारा बहुत सीधा और साफ था, लोकतंत्र बचाओ। ये चुनाव अब सिर्फ चुनाव नहीं था, ये आपातकाल पर एक जनमत संग्रह बन गया था। और नतीजे वाकई ऐतिहासिक थे। देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। जनता पार्टी गठबंधन को 330 सीटों के साथ एक जबरदस्त जीत मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये लोकतंत्र की एक शानदार वापसी थी। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे दौर ने भारत के लोकतंत्र पर क्या स्थायी असर छोड़ा और भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए। आपातकाल से जो सबक सीखे गए, उन्हें हमेशा के लिए संविधान का हिस्सा बना दिया गया। 44वें संशोधन ने लोकतंत्र के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच तैयार किया। अब आंतरिक गड़बड़ी जैसे अस्पष्ट कारण की जगह सशस्त्र विद्रोह जैसे ठोस कारण की जरूरत होगी।
कैबिनेट की सलाह लिखित में देनी होगी, और सबसे जरूरी बात, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा। तो आपातकाल की विरासत क्या है? देखिए, ये एक तरफ तो हमें याद दिलाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत का सबूत भी है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक समाज ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि सत्ता का ऐसा दुरुपयोग फिर कभी ना हो? सोचिए, एक रात सब कुछ सामान्य हो और अगली सुबह जब नींद खुले तो पता चले कि सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था 25 जून 1975 की आधी रात को। भारत में लोकतंत्र की रोशनी मानो एक झटके में बुझा दी गई। आज हम उसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे, वो कहानी जिसने देश की नींव तक हिला दी थी। जी हां, ये कहानी है 1975 की इमरजेंसी की, भारतीय लोकतंत्र का शायद सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? सबसे पहले देखेंगे कि देश उस मोड़ पर पहुंचा कैसे। फिर बात करेंगे जनता के उस विरोध की जो एक आंदोलन बन गया। जानेंगे कि इमरजेंसी की घोषणा आखिर हुई क्यों, उस दौर में भारत ने क्या-क्या देखा, लोकतंत्र ने वापसी कैसे की, और आखिर में इस पूरी घटना से हमें विरासत में क्या सबक मिले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1970 के शुरुआती सालों से। देखिए, ये वो दौर था जब भारत पर ना एक साथ कई मुश्किलें आ पड़ी थीं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मतलब हर तरफ से देश दबाव में था। कह सकते हैं कि हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है ना, बिल्कुल वैसी। इस सब के बीच 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार एक बहुत ही जबरदस्त नारे के साथ सत्ता में आई थी। नारा था, गरीबी हटाओ। और इस एक नारे ने ना पूरे देश में उम्मीद की एक ऐसी लहर दौड़ा दी थी कि बस लगा था अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत इस वादे से बहुत बहुत दूर थी। तो असल में हुआ क्या? देखिए, एक तो बांग्लादेश संकट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। फिर ऊपर से अमेरिका ने अपनी सारी आर्थिक मदद रोक दी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे, बेरोजगारी भयानक रूप से बढ़ने लगी, और भ्रष्टाचार की खबरें तो जैसे रोज की बात हो गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी अधिकारों को लेकर एक अलग ही खींचतान चल रही थी। कुल मिलाकर कहें तो देश एक सुलगते हुए ज्वालामुखी पर बैठा था। और देखिए, जब हालात ऐसे हो जाते हैं तो जनता का गुस्सा ज्यादा देर तक घरों में बंद नहीं रहता, वो सड़कों पर उतर ही आता है। जो असंतोष, जो नाराजगी अभी तक सिर्फ चाय की दुकानों पर या घरों के अंदर चल रही थी, वह बड़े बड़े छात्र आंदोलनों और देशव्यापी प्रदर्शनों की शक्ल ले रही थी। और 1974 का साल, वो तो जैसे इसी गुस्से का गवाह बना। अब देखेंगे कैसे एक चिंगारी धीरे धीरे आग में बदल गई। जनवरी में गुजरात के छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन छेड़ दिया। देखते देखते मार्च तक ये लहर बिहार पहुंच गई। वहां भी छात्र सड़कों पर थे। और फिर आई मई की वो तारीख जब जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में एक ऐसी रेल हड़ताल हुई जिसने मानो पूरे देश का चक्का ही जाम कर दिया हो। अब ये जो अलग अलग आंदोलन चल रहे थे ना, इनको एक चेहरे, एक आवाज की जरूरत थी। एक ऐसा नेता जो इन सबको एक साथ जोड़ सके। और वो चेहरा बने जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे। जेपी ने इन सारे प्रदर्शनों को एक नाम दिया, संपूर्ण क्रांति। मतलब ये सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो पूरे सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम में बदलाव का एक आह्वान था, एक टोटल रेवोल्यूशन। और फिर आया जून 1975, वो महीना जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सिर्फ 2 घटनाएं और हालात एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये वो आखिरी वजह थीं जिन्होंने इमरजेंसी का दरवाजा खोल दिया। पहली घटना हुई 12 जून 1975 को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दिल्ली की सियासत में मानो भूचाल ला दिया। अदालत ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही अवैध घोषित कर दिया। जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव ही रद्द। ये एक ऐसा संवैधानिक संकट था जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब इस फैसले ने विपक्ष के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। ठीक 13 दिन बाद 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई। वहां से जेपी ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए एक देशव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसी अपील की जिसने सरकार को सचमुच हिला कर रख दिया। उन्होंने सेना और पुलिस से कहा कि वो सरकार के गैर कानूनी आदेशों को ना माने। अब टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका था। तो इस जबरदस्त चुनौती से निपटने के लिए
सरकार ने संविधान के एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये था आर्टिकल 352। ये आर्टिकल राष्ट्रपति को आंतरिक गड़बड़ी या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने की शक्ति देता था। और फिर वही हुआ जिसका शायद कई लोगों को डर था। 25 जून 1975 की आधी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर दस्तखत कर दिए। अगली सुबह जब भारत जागा तो उसका लोकतंत्र सस्पेंड हो चुका था। तो इस इमरजेंसी का असल मतलब क्या था? मतलब एक आम इंसान की जिंदगी पर और देश के लोकतंत्र पर इसका क्या असर हुआ? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक झटके में सब कुछ बदल गया। जो मौलिक अधिकार हमें संविधान से मिले थे वो सस्पेंड कर दिए गए। जो प्रेस सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करता था उस पर सेंसरशिप का ताला लगा दिया गया, और विरोध करने का जो हमारा लोकतांत्रिक हक था वो अब एक जुर्म बन चुका था। तो जमीन पर असल में क्या हो रहा था? रातों रात जेपी, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हजारों विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अखबारों को कोई भी खबर छापने से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। कुछ अखबारों ने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने, इसका विरोध करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला। वो खबर की जगह को खाली छोड़ देते थे। एक साइलेंट प्रोटेस्ट। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों पर बैन लगा दिया गया। विरोध जताने के लिए कई बड़े बड़े लेखकों ने अपने सरकारी सम्मान लौटा दिए। इसी बीच सरकार ने अपना 20 सूत्रीय कार्यक्रम तो चलाया, लेकिन साथ ही जबरन नसबंदी जैसे बहुत ही विवादास्पद अभियान भी चलाए गए। और ये सब कुछ 1-2 दिन या 1-2 महीने नहीं चला, पूरे 18 महीने। जून 1975 से लेकर जनवरी 1977 तक देश इसी माहौल में रहा। ये एक अनिश्चितता का दौर था, जब किसी को नहीं पता था कि ये अंधेरा कब छटेगा। और फिर अचानक जनवरी 1977 में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। वो फैसला था देश में चुनाव कराने का। लेकिन ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये इमरजेंसी पर एक जनमत संग्रह, एक रेफरेंडम बनने वाला था। अब फैसला भारत की जनता के हाथों में था। जैसे ही विपक्षी नेता जेलों से रिहा हुए, जो बिखरा हुआ विपक्ष था वो एक हो गया। एक नई पार्टी बनी, जनता पार्टी, और उन्होंने पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा, एक ही नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। मैसेज बिल्कुल सीधा था और बहुत असरदार। और जब नतीजे आए तो उन्होंने इतिहास रच दिया। ये आंकड़े खुद उस ऐतिहासिक फैसले की कहानी कहते हैं। जनता ने इमरजेंसी को पूरी तरह से नकार दिया था। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को 330 सीटों का जबरदस्त बहुमत मिला, और जो कांग्रेस पार्टी पिछले 30 साल से सत्ता में थी वो सिर्फ 154 सीटों पर सिमट के रह गई। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। 1947 में आज़ादी के बाद ये पहली बार था कि भारत में केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। ये भारत के लोगों की जीत थी, और इस बात का सबूत कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे कई बड़े सवाल और बहुत गहरे सबक छोड़ गई। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भविष्य में कोई भी सरकार दोबारा ऐसा ना कर पाए। इसके लिए क्या किया जाए, क्या कदम उठाए जाएं? इसी सोच का नतीजा था 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसने हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए 3 बड़े सुरक्षा कवच तैयार किए। पहला, आंतरिक गड़बड़ी जैसा जो एक गोलमोल सा शब्द था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब कोई भी सरकार इतनी आसानी से इमरजेंसी नहीं लगा सकती। दूसरा, अब राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर इमरजेंसी नहीं लगा सकते, बल्कि उन्हें पूरे कैबिनेट की लिखित सलाह चाहिए होगी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, कि आर्टिकल 20 और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अब इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा नई जनता पार्टी सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जो भी ज्यादतियां हुई उनकी जांच के लिए शाह कमीशन भी बनाया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि इमरजेंसी लगाने का फैसला पूरी कैबिनेट का नहीं बल्कि अकेले प्रधानमंत्री का था, और यह भी पाया गया कि सत्ता का गलत इस्तेमाल उन लोगों ने भी किया था जो किसी सरकारी पद पर थे ही नहीं। तो आखिर में इमरजेंसी की ये कहानी हमें 2 बहुत बड़ी बातें सिखाती है। पहली ये कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है, जिसे एक कलम की नोक से खत्म किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि इसे बचाने और वापस लाने की सबसे बड़ी ताकत जनता के ही हाथों में होती है।
और ये हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो शायद हमेशा ज़रूरी रहेगा कि कोई भी देश ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसके लोकतंत्र के चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ फिर कभी कोई समझौता न हो पाए। कभी-कभी इतिहास में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। 1975 में भारत के लिए वो पल था इमरजेंसी। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, ये वो वक्त था जब भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा हुई। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अचानक एक रात में थमसा कैसे गया? देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उन घटनाओं को देखना होगा जो इस तूफान की जमीन तैयार कर रही थीं। तो आज हम पूरे सफर को समझेंगे। पहले देखेंगे कि संकट की तैयारी कैसे हुई, फिर इमरजेंसी की घोषणा और उसके असर पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जनता ने चुनावों में क्या फैसला सुनाया, और फिर इमरजेंसी की जांच, और आखिर में भारतीय लोकतंत्र ने इससे क्या सबक सीखे। देखिए, इमरजेंसी कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये तो सालों से बन रहे एक दबाव का नतीजा था। देश की हालत एक प्रेशर कुकर जैसी हो गई थी, जिसका तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। सरकार पर चारों तरफ से दबाव था। एक तरफ युद्ध और महंगाई की वजह से अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, दूसरी तरफ गुजरात और बिहार में छात्र भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इसी बीच एक जबरदस्त रेलवे हड़ताल ने पूरे देश की रफ्तार रोक दी, और इन सब के ऊपर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर एक टकराव चल रहा था। ये सारी समस्याएं मिलकर एक बड़ा संकट बनती जा रही थीं। और इसी उथल-पुथल के माहौल में एंट्री होती है जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये पूरे सिस्टम को बदलने का एक आह्वान था। और उनके इस नारे ने पूरे बिखरे हुए विपक्ष को इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक साथ ला खड़ा किया। और फिर आया जून 1975। ये वो महीना था जब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारत के राजनीति का रुख ही मोड़ दिया। जरा इन घटनाओं की रफ्तार देखिए। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली। बस अगले ही दिन 25 जून को जेपी नारायण ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। सरकार को ये लोकतंत्र पर खतरा लगा, और उसी रात आधी रात को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सवाल ये कि सरकार ने ये किया कैसे? इसका आधार था संविधान का आर्टिकल 352। ये आर्टिकल सरकार को आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर इमरजेंसी लगाने की ताकत देता था। ये शब्द आंतरिक गड़बड़ी बहुत ही अस्पष्ट था, और बस इसी एक लाइन के सहारे देश में लोकतंत्र के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। तो इमरजेंसी लग गई, और इसके साथ ही भारत की तस्वीर रातों रात बदल गई। लोकतंत्र के जो स्तंभ थे उन्हें एक एक करके गिराया जाने लगा। सबसे पहली चोट पड़ी प्रेस की आज़ादी पर। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई। मतलब अब कोई भी अखबार सरकार की इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं छाप सकता था। इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अखबारों ने इसका विरोध करने का एक अनोखा तरीका निकाला। जिस खबर को सेंसर किया जाता, उसकी जगह वो अपने अखबार में खाली छोड़ देते थे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। हजारों विपक्षी नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। हर तरह की हड़ताल और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। और तो और आरएसएस और जमात इस्लामी जैसे संगठनों को भी बैन कर दिया गया। अब सरकार सिर्फ मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, वो संविधान को ही बदलने चली थी। 1976 में 42वां संशोधन लाया गया। ये इतना बड़ा और व्यापक था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा संविधान तक कहा जाने लगा। तो इसमें था क्या? इसने संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, यानी चुनाव टल गए। इसने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों को अदालती जांच के दायरे से ही बाहर कर दिया। ये सिर्फ कुछ नियम कानून बदलना नहीं था, ये देश में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदलने की एक कोशिश थी। 18 लंबे महीनों के बाद सरकार ने अचानक एक ऐलान किया, चुनाव होंगे। ये एक चौंकाने वाला फैसला था। अब भारत की जनता को मौका मिला कि वो न सिर्फ एक सरकार बल्कि इमरजेंसी पर ही अपना फैसला सुनाए। ये एक मौका था। जेलों से नेता बाहर आए और जो विपक्ष पूरी तरह बिखरा हुआ था वो एक हो गया। जनता पार्टी के बैनर के तले सब एक साथ आए और उनका नारा बहुत सीधा और साफ था, लोकतंत्र बचाओ। ये नारा इमरजेंसी के 18 महीनों के खिलाफ जनता की आवाज बन गया। और नतीजा एक पॉलिटिकल भूकंप था।
आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, उसे सिर्फ 154 सीटें मिली और नई बनी जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 330 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। ये भारत के इतिहास में पहली बार था कि केंद्र में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता बदली थी। ये इमरजेंसी के खिलाफ एक साफ जनादेश था। नई सरकार सत्ता में आई और उनका पहला काम था ये पता लगाना कि आखिर ये सब हुआ क्या था। इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में शाह कमीशन बनाया गया। शाह कमीशन की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाली बातें सामने रखीं। रिपोर्ट ने साफ कहा कि इमरजेंसी लगाने का फैसला कैबिनेट का नहीं बल्कि अकेले प्रधानमंत्री का था। इसमें सत्ता के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए, जैसे अखबारों की बिजली काटना और गैर कानूनी गिरफ्तारियां। और एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि संजय गांधी जैसे लोग जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं था वो सरकार चला रहे थे। तो इमरजेंसी खत्म हुई, जांच भी हो गई, पर असली सवाल अब था आगे क्या? ऐसा दोबारा कभी न हो इसके लिए क्या किया जाए? ये सिर्फ एक बुरे अध्याय का अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। इसका सबसे बड़ा जवाब आया 44वें संशोधन के रूप में। याद है वो शब्द आंतरिक गड़बड़ी जिसके आधार पर इमरजेंसी लगी थी? उस शब्द को ही संविधान से हटा दिया गया और उसकी जगह एक बहुत सख्त शब्द लाया गया, सशस्त्र विद्रोह। यानी अब सिर्फ राजनीतिक विरोध या प्रदर्शन के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी। और भी कई सेफ्टी गार्ड्स लगाए गए। अब यह तय हुआ कि इमरजेंसी की सिफारिश पूरे कैबिनेट को लिखित में राष्ट्रपति को देनी होगी। कोई एक व्यक्ति ये फैसला नहीं ले सकता। सबसे जरूरी, जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और इस पूरे दौर के बाद हमारी न्यायपालिका भी नागरिकों के अधिकारों को लेकर और ज्यादा सक्रिय हो गई। तो आखिर में इमरजेंसी की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। ये बताती है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और ये आज हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में जब लोकतंत्र के सामने नई नई चुनौतियां हैं तो हमें उसकी रक्षा के लिए किन चीजों को सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की, एक ऐसे दौर की जब हमारे लोकतंत्र पर कह सकते हैं एक ग्रहण सा लग गया था। जी हां, हम समझने जा रहे हैं 1975 में लगी इमरजेंसी को। ये वो तारीख है 25 जून 1975 जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को रातों रात बदल कर रख दिया था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाकर रख दिया, उसकी असली परीक्षा ली। तो ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हम पूरे घटनाक्रम को करीब से देखेंगे। पहले बात करेंगे उस संकट की पृष्ठभूमि की जिसने इमरजेंसी की नींव रखी। फिर देखेंगे कि इसकी घोषणा कैसे हुई, इसके नतीजे क्या निकले और हाँ, इससे क्या सबक सीखे गए। और आखिर में हम नजर डालेंगे इमरजेंसी के बाद की राजनीति पर। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी जमीन कह सकते हैं 1970 के दशक की शुरुआत से ही तैयार हो रही थी। कई संकट एक साथ पनप रहे थे। उस समय देश पर आप कह सकते हैं 4 बड़े दबाव थे जो हालात को एक तरह से विस्फोटक बना रहे थे। एक तरफ थे आर्थिक कारण, दूसरी तरफ देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, फिर हुई एक बहुत बड़ी रेलवे हड़ताल और साथ ही साथ सरकार और न्यायपालिका के बीच भी टकराव बढ़ता ही जा रहा था। अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो गरीबी हटाओ का जो मशहूर नारा था वो जमीन पर उतना असरदार साबित नहीं हो पा रहा था। ऊपर से बांग्लादेश संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ था और तो और अमेरिका ने भी भारत को मिलने वाली सारी मदद रोक दी थी। मतलब आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। और जब आर्थिक मुश्किलें बढ़ती हैं तो असंतोष भी बढ़ता है। ऐसा ही हुआ। छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। पहले गुजरात में जनवरी 1974 में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, फिर मार्च 1974 में बिहार में, जहां इस आंदोलन की कमान संभाली जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने। और जेपी ने यहीं से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जिसका मकसद था एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। अब इस पूरे माहौल में एक और बड़ी घटना हुई, 1974 की रेलवे हड़ताल। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी बेहतर सैलरी और बोनस की मांग कर रहे थे। ये एक देशव्यापी हड़ताल थी जिसे सरकार ने बहुत सख्ती से दबा दिया, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। इससे कर्मचारियों में बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी थी। एक और मोर्चा खुला हुआ था और वो था न्यायपालिका के साथ।
सरकार कुछ मौलिक अधिकारों में, खासकर संपत्ति के अधिकार में, कुछ कटौती करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ था। कोर्ट ने सरकार के इन प्रयासों को रोक दिया, जिससे सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। अब देखते हैं कि इन सब ने मिलकर आखिर इमरजेंसी की घोषणा का रास्ता कैसे बनाया। अब यहां से घटनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। ध्यान दीजिए, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को ही अमान्य घोषित कर दिया। फिर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक कंडीशनल स्टे तो मिला, मतलब वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी, लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती थी। अगले ही दिन 25 जून को जेपी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। और उसी रात आधी रात को प्रधानमंत्री ने आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर राष्ट्रपति से देश में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश कर दी। मतलब सिर्फ 13 दिनों के अंदर सब कुछ बदल गया। तो ये जो सिफारिश की गई थी वो थी संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत। ये अनुच्छेद केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि अगर देश की सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा हो तो वो पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। और इसी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आधी रात को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए। इस एक घोषणा ने पूरे देश और यहाँ के नागरिकों की जिंदगी पर बहुत गहरा और सीधा असर डाला। चलिए देखते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। जो सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय बदलाव था वो था मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन। मतलब जो अधिकार संविधान हर नागरिक को देता है वो सब निलंबित कर दिए गए। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दे सकता था। और ये जो हालात थे ये 1-2 दिन या महीने नहीं बल्कि पूरे 18 महीने तक चले, जून 1975 से लेकर जनवरी 1977 तक। तो इस दौरान हुआ क्या? सबसे पहले तो प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मतलब अखबार सरकार की इजाजत के बिना कुछ नहीं छाप सकते थे। जितने भी बड़े विपक्षी नेता थे उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस और जमाते इस्लामी जैसे कई संगठनों पर बैन लगा दिया गया। किसी भी तरह के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी थी। और तो और 42वें संशोधन के जरिए संसद का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। लेकिन इस सेंसरशिप का विरोध भी हुआ, और बड़े अनोखे तरीके से। द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे बड़े अखबारों ने इसका विरोध करने के लिए अपने एडिटोरियल कॉलम को खाली छोड़ना शुरू कर दिया। ये बिना कुछ कहे सब कुछ कहने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। खैर, जब इमरजेंसी खत्म हुई तो इसने हमारे सिस्टम की कई खामियों को उजागर किया, लेकिन साथ ही इससे सबक लेते हुए हमारे संविधान में कुछ बहुत जरूरी बदलाव भी किए गए ताकि ऐसा दोबारा न हो। सबसे बड़ा सबक ये सीखा गया कि आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द बहुत अस्पष्ट है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इस शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके अलावा भी कुछ और सेफगार्ड्स जोड़े गए, जैसे अब राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर इमरजेंसी नहीं लगा सकते, बल्कि उन्हें कैबिनेट की लिखित सलाह लेनी होगी। और दूसरी बहुत जरूरी बात कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इमरजेंसी के बाद के दौर पर। जब 1977 में आखिरकार चुनाव हुए, तब तक भारत की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। हुआ ये कि इमरजेंसी के विरोध में सारे विपक्षी दल एक साथ आ गए और उन्होंने मिलकर बनाई जनता पार्टी। इनका नारा एक ही था, लोकतंत्र बचाओ, और इसी नारे पर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। और नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये एक तरह का राजनीतिक भूचाल था। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिली 330 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीटों पर सिमट गई। भारत के इतिहास में यह पहली बार था कि केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जनता सरकार ने इमरजेंसी के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए शाह कमीशन भी बनाया, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अंदरूनी कलह की वजह से 3 साल से भी कम समय में यह सरकार गिर गई। और फिर 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस 353 सीटों के साथ जबरदस्त वापसी करते हुए फिर से सत्ता में आ गई। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये हमें 2 बातें एक साथ सिखाता है। एक कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थान कितने नाजुक हो सकते हैं, और दूसरी कि वो कितने मजबूत भी हैं।
ये पूरा अध्याय अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जिस पर हर पीढ़ी को सोचना चाहिए कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सबक आखिर है क्या। जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं, प्रेस पर ताला लग चुका है और विपक्ष के बड़े बड़े नेता जेल में हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये 1975 में भारत की हकीकत थी। एक ऐसा दौर जिसने हमारे देश के लोकतंत्र को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अचानक ऐसा ब्रेक क्यों लगाना पड़ा? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज की हमारी पड़ताल में हम देखेंगे कि संकट की जमीन कैसे तैयार हुई, फिर आपातकाल की घोषणा कैसे हुई, उसके नतीजे क्या निकले, जनता का फैसला क्या था, इसकी जांच में क्या सामने आया, और सबसे आखिर में इसने हमारे लोकतंत्र को क्या सबक सिखाए। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, आपातकाल कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट था जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। असल में 4 बड़े कारण थे जो देश को इस मोड़ पर ले आए थे। वो 4 वजह थीं: देश का आर्थिक संकट, सड़कों पर उतरे छात्र, देशव्यापी रेल हड़ताल और सरकार और न्यायपालिका के बीच बढ़ता टकराव। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा करीब से देखते हैं। 70 के दशक की शुरुआत में देश की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो जमीन पर उतना कामयाब नहीं हो पाया। ऊपर से बांग्लादेश संकट का बोझ और अमेरिका से मदद कर रुक जाना। इसका नतीजा क्या हुआ? महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और आम लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। और इसी गुस्से की चिंगारी से छात्र आंदोलनों की आग भड़की। पहले जनवरी 1974 में गुजरात में और फिर मार्च में बिहार में छात्र भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और बिहार का आंदोलन तो आप कह सकते हैं एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इस आंदोलन की कमान संभाली लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें हम जेपी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। उनका लक्ष्य था देश में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना। और फिर आया जून 1975 का महीना और हालात तेजी से बिगड़ने लगे। 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया। फिर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से एक कंडीशनल स्टे तो मिला, लेकिन पूरी राहत नहीं। और ठीक अगले दिन 25 जून को जेपी ने पूरे देश में सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। मतलब माहौल में तनाव एकदम चरम पर था। अब इस चौतरफा दबाव के बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 25 जून 1975 की आधी रात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया और पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। कारण बताया गया, आंतरिक गड़बड़ी। बस इसी एक वजह के साथ भारत का लोकतंत्र मानो थम सा गया। इस एक घोषणा ने रातों रात देश में सब कुछ बदल दिया। लोकतंत्र पर एक तरह से पॉज बटन दब गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि उस दौरान आम लोगों की जिंदगी और उनके अधिकारों पर इसका क्या असर पड़ा। सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला हुआ प्रेस की आज़ादी पर। लगा दी गई प्रेस सेंसरशिप। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब सरकार की इजाज़त के बिना कोई भी अखबार, कोई भी खबर नहीं छाप सकता था। असर बहुत गहरा और दूर तक था। नागरिकों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए। हजारों विपक्षी नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत, यानी बिना किसी ट्रायल के, जेल में डाल दिया गया। किसी भी तरह के विरोध, हड़ताल या प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। कुछ अखबारों ने, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने, इसका विरोध करने का एक नायाब तरीका निकाला। वो सेंसर्ड खबर की जगह अपने पन्ने पर खाली जगह छोड़ देते थे। और इसी दौर में 1976 में सरकार संविधान में 42वां संशोधन लेकर आई। इसमें इतने बड़े और इतने सारे बदलाव किए गए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान तक कहा जाने लगा। करीब 21 महीने के इस लंबे दौर के बाद आपातकाल हटा और चुनावों का ऐलान हुआ। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं थे, ये एक तरह से आपातकाल पर जनता का रेफरेंडम थे। जनवरी 1977 में एक बड़ी ऐतिहासिक बात हुई। लगभग सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गईं और उन्होंने मिलकर बनाई जनता पार्टी। उनका चुनावी नारा सिर्फ एक था, लेकिन बहुत असरदार: लोकतंत्र बचाओ। और जब नतीजे आए तो फैसला बिल्कुल साफ था। जनता ने अपना मन बना लिया था। जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिली 330 सीटें, एक जबरदस्त बहुमत। और कांग्रेस
कांग्रेस सिमट गई सिर्फ 154 सीटों पर। ये कोई मामूली बात नहीं थी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, जी हां पहली बार ऐसा हुआ था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। चुनाव के बाद आई नई सरकार ने आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ उसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में बने इसी कमीशन को शाह कमीशन के नाम से जाना जाता है। शाह कमीशन की रिपोर्ट ने कई हैरान करने वाली बातें सामने रखीं। रिपोर्ट ने साफ कहा कि इमरजेंसी लगाने का फैसला अकेले प्रधानमंत्री का था। कैबिनेट को तो इसकी जानकारी घोषणा के बाद दी गई थी। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काटना सत्ता का खुला दुरुपयोग था। और तो और कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी सीधे प्रधानमंत्री के दफ्तर के आदेश पर हुई थी। इस पूरे दौर ने भारतीय लोकतंत्र को कुछ बहुत कड़वे लेकिन बेहद जरूरी सबक सिखाए। और सबसे बड़ा सबक यह था कि संविधान के अंदर ही कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इसका इस तरह से इस्तेमाल ना कर सके। ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इन प्रावधानों में कुछ सेफ्टी चेक्स लगाने की जरूरत थी जो इसे भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बना सकें। और इसी के जवाब में 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव क्या था? आंतरिक गड़बड़ी जैसे गोलमोल शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह लाया गया सशस्त्र विद्रोह। यानी अब इमरजेंसी सिर्फ तभी लग सकती है जब देश के अंदर हथियारों के साथ विद्रोह हो जाए। इसके साथ ही दो और बहुत बड़े सुरक्षा उपाय जोड़े गए। एक, अब इमरजेंसी की सलाह कैबिनेट को राष्ट्रपति को लिखित में देनी होगी, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी में भी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह था। इसने हमें ये दिखाया कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी साबित किया कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत और गहरी हैं। और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं वे आज कितने कारगर और मजबूत हैं। चलिए आज बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर की जब हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की। सोचने वाली बात है ना कि क्या भारत में लोकतंत्र कभी रुक गया था? लेकिन 25 जून 1975 की आधी रात को असल में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसने देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम देखेंगे कि आखिर ये संकट शुरू कैसे हुआ, फिर इमरजेंसी की घोषणा कैसे हुई, उसके नतीजे क्या निकले और सबसे जरूरी इस पूरे दौर से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोई अचानक से हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे कई सालों का दबाव था जो देश के अंदर ही अंदर पनप रहा था। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रेशर कुकर को इमेजिन करना। 1970 के दशक में भारत बिल्कुल वैसा ही बन चुका था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरफ से टेंशन बढ़ रहा था और बस फटने की कगार पर था। तो ये प्रेशर आखिर आ कहाँ से रहा था? इसके पीछे 4 बड़ी वजहें थीं। एक तरफ तो युद्ध की वजह से आर्थिक हालात खराब थे, महंगाई आसमान छू रही थी। दूसरी तरफ गुजरात और बिहार में छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर थे। और इसी बीच जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में देश की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल ने मानो पूरे देश को रोक दिया था। और इन सबके ऊपर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को लेकर एक टकराव चल रहा था। मतलब माहौल पूरी तरह से विस्फोटक हो चुका था। इसी उबलते हुए माहौल में एक बड़े नेता उभरे, जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। उन्होंने भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देखते ही देखते वो पूरे विपक्ष का चेहरा बन गए। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से सब कुछ बदल गया। वो आखिरी कुछ दिन जिन्होंने इमरजेंसी की नींव रखी, ये सब कुछ बस 13 दिनों के अंदर हुआ। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया, एक बहुत बड़ा झटका। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन पूरी नहीं। और अगले ही दिन 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया और बस उसी रात फैसला ले लिया गया।
25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया और नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। वजह क्या बताई गई? देश को आंतरिक गड़बड़ी से खतरा है। इमरजेंसी लगते ही देश का माहौल एकदम से बदल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोकतंत्र के रिमोट का पॉज बटन दबा दिया हो। सबसे पहला और सबसे बड़ा हमला हुआ प्रेस की आज़ादी पर। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब सरकार की इजाज़त के बिना कोई भी खबर छापी नहीं जा सकती थी। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने इसका विरोध करने का एक अनोखा तरीका निकाला। वो संपादकीय की जगह को खाली छोड़ देते थे, एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली विरोध। आने वाले 21 महीने देश के लिए अंधेरे से भरे थे। लोगों के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए। जेपी, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हजारों विपक्षी नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। किसी भी तरह के विरोध या हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। आरएसएस जैसे संगठनों पर बैन लगा दिया गया और प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून का इस्तेमाल करके 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। और इसी इमरजेंसी के दौरान 1976 में संविधान में एक ऐसा बदलाव किया गया जिसे लेकर आज भी बहस होती है, 42वां संशोधन। इसके बदलाव इतने बड़े थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाने लगा। तो इसमें बदला क्या? देखिए, पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का था, इसे बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव ये था कि अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी एक तरह से न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका को रखने की कोशिश थी। लेकिन फिर लगभग 21 महीनों के बाद अचानक जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव करवाने का फैसला किया। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक एसिड टेस्ट था। जेल से निकलते ही सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी। और उनका नारा बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल, लोकतंत्र बचाओ। और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। आज़ादी के बाद ये पहली बार था कि कांग्रेस पार्टी केंद्र में चुनाव हार गई थी। आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं, जनता पार्टी और उसके साथियों को 330 सीटों का जबरदस्त बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस सिर्फ 154 पर सिमट गई। ये एक ऐतिहासिक फैसला था, जनता का फैसला। लेकिन अफसोस, लोकतंत्र की ये जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी। जनता पार्टी के अंदर ही इतने अलग अलग विचार थे, लीडरशिप को लेकर झगड़े थे कि ये सरकार सिर्फ 18 महीनों में खुद ही गिर गई। सत्ता में आने के बाद जनता पार्टी ने एक काम जरूर किया। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जो भी ज्यादतियां हुई थीं, उसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया, जिसके हेड थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस JC शाह। शाह कमीशन की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पहली बात, रिपोर्ट ने साफ कहा कि इमरजेंसी लगाने का फैसला अकेले प्रधानमंत्री का था। कैबिनेट को तो अगली सुबह इसके बारे में बताया गया। दूसरी बात, जो अखबार सरकार के खिलाफ लिख रहे थे, उन पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में उनके ऑफिस की बिजली तक काट दी गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, संजय गांधी, जिनके पास कोई ऑफिशियल पद नहीं था, वो सरकारी कामकाज में सीधे दखल दे रहे थे। इन बातों ने एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर सामने रखी जहां डर का माहौल था और नियमों को ताक पर रख दिया गया था। तो इस पूरे काले दौर ने भारतीय लोकतंत्र को कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाए। ऐसे सबक जिनके बाद संविधान में कुछ ऐसे सेफगार्ड्स डाले गए ताकि आगे कभी ऐसा ना हो। सबसे बड़ा बदलाव आया 1978 में 44वें संशोधन के जरिए। अब इमरजेंसी लगाने की वजह आंतरिक गड़बड़ी जैसा गोलमोल शब्द नहीं हो सकता था। उसकी जगह एक ठोस शब्द डाला गया, सशस्त्र विद्रोह। इसका साफ मतलब था कि अब सिर्फ विरोध प्रदर्शनों या हड़तालों के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा 2 और जरूरी सेफ्टी लॉक्स लगाए गए। पहला, अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं, पूरी कैबिनेट को लिखित में राष्ट्रपति को सलाह देनी होगी। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, कि इमरजेंसी में भी जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 और सजा से बचने का अधिकार यानी आर्टिकल 20 आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो एक तरह से इमरजेंसी के अनुभव ने शायद हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। इसने हम सबको सिखाया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और आम नागरिक के अधिकार कितने कीमती हैं। लेकिन आखिर में ये सवाल जरूर मन में आता है
क्या संविधान में बनाए गए ये नए सुरक्षा कवच भविष्य में ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए हमेशा काफी रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचते रहना चाहिए। चलिए आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की जिसने देश की आत्मा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा पल जब ऐसा लगा कि लोकतंत्र की धड़कन बस थम सी गई है। तो सवाल ये है कि क्या सच में भारत में लोकतंत्र एक पल के लिए ठहर गया था? देखिए, ये सिर्फ कोई पुराना किताबी सवाल नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो आज भी हमारे जहन में गूंजती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब लोकतंत्र को कितनी अहमियत देते हैं। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि संकट खड़ा कैसे हुआ, फिर देखेंगे कि इमरजेंसी की घोषणा कैसे हुई, उसके बाद जानेंगे कि उस दौर में लोकतंत्र का क्या हुआ और फिर जनता ने चुनाव में क्या फैसला दिया। आखिर में इमरजेंसी की जांच और उससे भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे, इन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोई एक दिन में अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये तो एक ऐसे तूफान की कहानी है जो सालों से धीरे धीरे देश के अंदर पनप रहा था। एक ऐसा तूफान जो भारत के लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाने वाला था। इसे ऐसे समझे जैसे कोई प्रेशर कुकर हो और ये 4 चीजें, ये 4 बड़े कारण उस कुकर के नीचे की आग को लगातार तेज कर रहे थे। कौन सी 4 चीजें? आर्थिक संकट, छात्रों के आंदोलन, देश भर में रेलवे की हड़ताल और सरकार का न्यायपालिका से टकराव। इन सबने मिलकर माहौल में तनाव को एक खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया था। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि ये सारी परेशानियां अलग अलग नहीं थी। नहीं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक दूसरे को और बढ़ा रही थी। सोचिए, बांग्लादेश संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा, इससे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। अब इस हताशा के कारण छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार जो पहले से ही इतने दबाव में थी, उसका टकराव हो गया न्यायपालिका से। मतलब एक ऐसा विशिष्ट साइकिल बन गया था जो देश को लगातार संकट की तरफ धकेल रहा था। और इस पूरे उथल-पुथल और अराजकता के बीच एक आवाज उभरी, एक ऐसी आवाज जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। ये आवाज थी जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें लोग जेपी कहते थे। और उन्होंने सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं की, नहीं, उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। एक ऐसी क्रांति जो भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की ताकत रखती थी। तो अब आते हैं उस चिंगारी पर जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। वो आखिरी कुछ दिन जिन्होंने भारत को इमरजेंसी के अंधेरे में धकेल दिया। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 13 दिन। इन 13 दिनों में देश एक राजनीतिक संकट से निकलकर सीधे एक संवैधानिक संकट में जा फंसा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया और सब कुछ बदल गया। अचानक प्रधानमंत्री की कुर्सी ही दांव पर लग गई थी। विपक्ष ने इसे एक बड़े मौके के तौर पर देखा और सरकार पर दबाव अपने चरम पर पहुंच गया। और फिर 25 जून 1975 की आधी रात, वो हुआ जो शायद अकल्पनीय था। आंतरिक गड़बड़ी, इस एक वजह का हवाला देकर भारतीय लोकतंत्र पर मानो एक पर्दा डाल दिया गया। इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी थी। तो इस घोषणा का मतलब क्या था? एक आम नागरिक के लिए रातों रात जिंदगी कैसे बदल गई? चलिए देखते हैं। सबसे पहली चोट पड़ी सच्चाई पर। प्रेस, जिसे डेमोक्रेसी का चौथा खंभा कहते हैं, उसकी आवाज को दबा दिया गया। सोचिए, अखबारों को छपने से पहले हर खबर सरकार से पास करवानी पड़ती थी। इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ अखबारों ने तो विरोध में अपने एडिटोरियल कॉलम को खाली छोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया, लेकिन संदेश एकदम साफ था, सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन बात सिर्फ अखबारों की नहीं थी, ये बात आम लोगों की थी। हमारे आपके जैसे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो अधिकार जो हमें एक आज़ाद नागरिक बनाते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए जहां सरकार की आलोचना करने से भी डर लगे, ये जानते हुए कि किसी को भी कभी भी बिना किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता है। इमरजेंसी का मतलब सिर्फ लोगों के अधिकार छीनना नहीं था। नहीं, ये संविधान को ही बदलने की कोशिश थी। 42nd संशोधन लाया गया और ये इतना बड़ा था, इसमें इतने सारे बदलाव थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाने लगा। एक ऐसा संविधान जो सरकार को बेहिसाब ताकत दे रहा था। और ये ताकत काम कैसे करती थी, वो यहाँ दिखता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल
5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव को अदालत में चुनौती देने के अधिकार को ही खत्म कर दिया गया। समझिए, ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं थे। ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला था, जो सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से सरकार की तरफ झुका रहा था। लेकिन फिर लगभग 2 साल के इस अंधेरे के बाद उम्मीद की एक किरण नजर आई। जनवरी 1977 में सरकार ने अचानक एक ऐलान किया कि देश में चुनाव होंगे, और ये कोई आम चुनाव नहीं था। ये इमरजेंसी पर एक जनमत संग्रह था, एक रेफरेंडम। और इस चुनाव से पहले कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। अलग अलग विचारधाराओं वाली विपक्षी पार्टियां, जो हमेशा एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रहीं, वो सब एक साथ आ गईं। उनका बस एक ही लक्ष्य था और एक ही नारा था, लोकतंत्र बचाओ। और भारत की जनता ने अपनी आवाज बुलंद की, जोर से और एकदम साफ। जो नतीजे आए वो किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं थे। ये सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं थी, ये इमरजेंसी को पूरी तरह से नकारना था। ये एक साफ संदेश था कि भारत के लोग अपनी आज़ादी को किसी भी चीज से ज्यादा कीमती मानते हैं। चुनाव के बाद अब वक्त था हिसाब का। नई सरकार ये पक्का करना चाहती थी कि जो कुछ भी हुआ उसे ना तो कभी भुलाया जाए और ना ही कभी दोहराया जाए। इसीलिए उन्होंने शाह कमीशन बनाया, जिसका काम था इमरजेंसी की पूरी सच्चाई का पता लगाना। और शाह कमीशन की जांच में जो बातें सामने आईं वो चौंकाने वाली थीं। इसने लोगों के मन में जो सबसे बुरे डर थे उन सब पर मोहर लगा दी। रिपोर्ट ने साफ किया कि इमरजेंसी लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए एक सोचा समझा कदम था। इमरजेंसी भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसने भारत को कुछ बहुत कीमती सबक भी सिखाए। इसने हमें दिखाया कि हमारा लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और इसे बचाने के लिए हमें इसकी दीवारों को और मजबूत करने की जरूरत है। जैसे कि ये बदलाव, 44वां संशोधन। अब ये देखने में शायद सिर्फ शब्दों का हेरफेर लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। आंतरिक गड़बड़ी जैसे वेग शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस शब्द डाल दिया गया। इस एक बदलाव ने भविष्य में किसी भी सरकार के लिए अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगाना बहुत बहुत मुश्किल बना दिया। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल था। और ये जो नए नियम कानून बने, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हम सबकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये इस बात को पक्का करते हैं कि कोई भी सरकार फिर कभी हमारे सबसे बुनियादी अधिकारों को छीन ना सके, राष्ट्रीय संकट के समय में भी नहीं। तो आखिरी सवाल, क्या ऐसा संकट भारत में दोबारा हो सकता है? देखिए, ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये एक लगातार चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई तोहफा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाने के लिए हमें हर दिन, हर पल सजग रहना होगा।